गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज से आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। माई सेल्फ अरविंद तिवारी। तो मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर आज से कंटिन्यू करूंगा। लास्ट ईयर 11th में हम लोगों ने ऑर्गेनिक में कुछ पोर्शंस पढ़े हैं। तो आपने देखा है कि भाई जीओसी के बारे में हमने बातें की, नोमेनक्लेचर के बारे में हमने बात की और उसके बाद में फिर हमने आइसोमेरिज्म पे बात की। तो आइसोमेरिज्म में हमने इसको जब क्लासिफाई किया था, जब हम 11th की बात कर रहे थे, तो 11th में जब हमने इसको क्लासिफाई किया था तो हमने दो टाइप में इसको क्लासिफाई किया। एक था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, उसी को हम लोग स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्दर जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहता हूं कि बेसिकली जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा और जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो लास्ट ईयर हमने जब पढ़ा था, हमने मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल पे बात की थी और कुछ पोर्शन हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी कवर किया था। देखिए, जब हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो बच्चों, दे मे हैव डिफरेंस इन देयर पैटर्न ऑफ कनेक्टिविटी। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की, इसमें कनेक्टिविटी का डिफरेंस हम लोग देखते हैं। कनेक्टिविटी डिफरेंस किसका? कनेक्टिविटी डिफरेंस तो कनेक्टिविटी डिफरेंस ऑफ एटम। लेकिन अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग बोलते हैं स्पेस अरेंजमेंट। देयर इज ए डिफरेंस इन स्पेस अरेंजमेंट्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि भाई स्पेस अरेंजमेंट मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किसमें किया था? एक हमने किया था कन्फॉर्मेशनल, एंड दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था वो था कन्फ्यूग्रेशनल। कन्फॉर्मेशनल एंड कन्फ्यूग्रेशनल में, भाई कन्फॉर्मेशनल में क्या होता है कि मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है, उसमें मैं सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस अगर दो एटम को रोटेट करता हूं, देन आई कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस अरेंजमेंट। कन्फ्यूग्रेशनल में क्या था? जो कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म है, इट इज बेसिकली रिलेटेड विथ फिक्स अरेंजमेंट। जैसे हम एक चीज, सिंपल सी चीज देखते हैं बच्चों। ये मेरे हाथ में एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है, मैंने एक मॉडल की मदद से जो है ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। आप देखेंगे कि मैंने बीच में जो कार्बन है उसको ब्लैक से इंडिकेट किया है, बाकी 4 डिफरेंट बॉल्स है यहां पे। तो आपको अगर मान लीजिए मैं ये स्ट्रक्चर दिखाता हूं, तो दिस इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन विच 4 ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ए कार्बन, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसके ऊपर 4 ग्रुप्स यहां पर अटैच्ड है। वहीं पर अगर मान लीजिए मैं ये मॉलिक्यूल लेता हूं तो यहां पर भी वही है, एक कार्बन है। अब आप देखिएगा कि यहां पर मैंने जो अरेंजमेंट किया है उसमें जो बॉल्स है उनके कलर इसमें और इस स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सेम है। तो आई थिंक आपको सबको ये कलर कॉम्बिनेशन भी दिख रहा होगा। अब यहां पर एक छोटी सी चीज है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये दोनों क्या अलग है, तो आप बोलोगे कि नहीं सर, कार्बन है, कार्बन पे 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसमें भी कार्बन है, कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, और क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल है तो मैं इसको कैसा भी होल्ड करूंगा, इट इज ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये सब एक दूसरे के रिलेटिव आइडेंटिकल दिखेंगे। लेकिन होता क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए हम इनको ऐसे होल्ड करते हैं जिसमें 2 पोजीशन को हम कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं। व्हाइट वाले मैंने अपनी तरफ रखे हैं, पर्पल कलर को मैंने टॉप में रखा है। तो आप देखेंगे कि ग्रीन और ऑरेंज का जो अरेंजमेंट है
एक में आप देखेंगे कि लेफ्ट अगर ग्रीन है तो दूसरे में ग्रीन जो है वो राइट में जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये कंपाउंड तो सेम है, लेकिन इन कंपाउंड्स में जो स्पेस अरेंजमेंट होगा वो स्पेस अरेंजमेंट एक दूसरे से अलग होगा। तो ये जो कन्फ्यूग्रेशनल वाला हिस्सा है इसमें और जो कंफर्मेशनल वाला पोर्शन है इसमें हम लोग बेसिकली उसी की बात करते हैं। जो कन्फ्यूग्रेशनल है इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं एक ज्योमेट्रिकल में, और दूसरा हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं ऑप्टिकल में। तो अभी हमको जो बात करनी है वो बात करनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में हमने 11th क्लास में चीजों को डिस्कस किया है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अब अपना 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब रिवीजन स्टार्ट करें तो इन चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें। जो भी हम लोगों को समस्याएं इनसे रिलेटेड होगी तो क्वेश्चन करते समय, डिस्कशन करते समय उन समस्याओं को हम लोग धीरे धीरे रेक्टिफाई करते जाएंगे, पर आप लोगों की तरफ से इसका जो है रिवीजन होना चाहिए। तो बच्चों हमारा जो टारगेट है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री 2B बोलते हैं। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग एटम की कनेक्टिविटी को लेकर के बात करते हैं, लेकिन ऑप्टिकल में हमने क्या बोला? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। आप बोलोगे सर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कोई सा भी आइसोमेरिज्म हो सेम ही होता है, क्योंकि आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने जगह से इन चीजों को बोलते रहें, क्योंकि बोलते रहने से चीजों का रिवीजन होने से आपको वो चीजें ज्यादा समय तक याद रहेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन हम उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर से, तो ऐसे जो कंपाउंड्स का कलेक्शन होता है उनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। तो बच्चों ये आइसोमर्स किस प्रकार से डिफर करेंगे? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। अब अगर मान लीजिए हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी यहां पर सेम होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता, अगर ये डिफरेंट होता, तो हम क्या बोलते हैं कि वो स्टीरियो नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो जाएगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन में आ जाएगा, उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखिए, आप लोग अपना मैक्सिमम फोकस जो है वो समझने पे दीजिए। दूसरी चीज, अगर आप साइमल्टेनियसली पेन पेपर यूज करते हैं कुछ पॉइंट लिखने के लिए तो आपको हमेशा वो मदद करेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना पा रहे तो आपको ये सब पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आपके ग्रुप्स में पीडीएफ आ जाएगा। आपको एक दिन के बाद में जो लाइव लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप सेकंड टाइम देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इन चीजों पे फोकस करें कि हमको चीजें यहां पर समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आ जाए। तो बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, तो फिर अलग क्या होगा? हम बोलते हैं इनमें अलग होता है स्पेस अरेंजमेंट। इनमें अलग होता है स्पेस अरेंजमेंट। तो स्पेस अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है तो हम बोलेंगे कि अच्छा दैट मे बी ए क्लास ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने अभी आपको यह नहीं बोला कि दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। भाई सबसे पहले हमने बोला आइसोमर तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए,
इसके बाद में हमने बोला कि यहां पर जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला से में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो स्टीरियो है। फिर हमने बोला कि यहां पर स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए हम अगले पॉइंट पे आते हैं, तो अगले पॉइंट पे हम एक छोटी सी बात यहां पर करेंगे कि ये जो पेयर ऑफ आइसोमर्स होते हैं, दे हैव आइडेंटिकल physical properties. They have identical physical properties and similar chemical properties. क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से सेम है, तो फिर तो ये दो कंपाउंड हुए ही नहीं, ये तो आइसोमर हुए नहीं, है तो फिर एक ही कंपाउंड हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी अलग होती है। सर वो कौन सी प्रॉपर्टी है? उसी से तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे जाएंगे बच्चों। एक प्रॉपर्टी अलग होती है, और अगर हम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक्सेप्ट फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्ट फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने अभी आपको सिर्फ यह बताया कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या करने वाले हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही आप अपने दिमाग में रखिए। जो दूसरे केमिस्ट्री के पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नॉमेनक्लेचर या जो भी है, किसी का वीक रहा है, किसी का स्ट्रांग है, तो वो आप लोग अपना जो है प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, आपके जो डाउट सेशंस होंगे वहां पर आपको उसमें जो है पूरी हेल्प मिलेगी। लेकिन यहां पर आप अपने दिमाग में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रखिए बच्चों, क्योंकि हमें यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है पहले, जो हमारा रनिंग टॉपिक है। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे एक सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूं कि अच्छा बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब आपका क्या सोचना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर देखिए, दोस पेयर ऑफ आइसोमर्स, they have the same molecular formula, same structural formula, but they differ in their space arrangement, and they have identical physical properties except one, and they have similar chemical properties except few chemical properties. तो ऐसे जो पेयर होंगे उनको हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड कौन से होंगे, या हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स किस प्रकार से आइडेंटिफाई किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में जो क्लासिफिकेशन मैंने यहां पे लिखा है, आप चाहे तो इस क्लासिफिकेशन को एक बार नोट कर सकते हैं, या इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग जो है एक बार देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में यहां पे देख रहा हूं कि विच इज द प्रॉपर्टी। तो बच्चों अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, तो इतनी जल्दी हम लोग प्रॉपर्टी तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। हम उसके बाद में जो है आगे आगे चलेंगे और प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे, और जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लिखने के साथ साथ समझने पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपको ये अवेलेबल हो ही जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है बच्चों कि हमें पता कैसे चलता है कि वेदर द कंपाउंड एग्जिबिट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और नॉट, या इसका मतलब क्या है। भाई मैं आपको बोलता हूं, अगर मान लो कि मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं, हमें पता ही नहीं देखना क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या सोचना हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ सुने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमको देखना क्या है, कैसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एंट्री करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट।
देखिए, ऑप्टिकल वर्ड से आप लोग फेमिलियर हैं, इट इज समवॉट रिलेटेड विद लाइट, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये लाइट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम किसी भी लाइट की बात करेंगे तो लाइट बेसिकली, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। लाइट्स आर EM वेव्स, एंड EM वेव्स जो होती है दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ही एसोसिएटेड है। अब बच्चों देखिए, जब कभी भी हम लोग लाइट के सोर्स की बात करेंगे तो लाइट के सोर्स में, जब भी हम लाइट के सोर्स की बात करेंगे तो लाइट का जो सोर्स होगा, वहां से जो लाइट एमिट होती है वो होती है अनपोलराइज्ड लाइट। अब सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है अनपोलराइज्ड लाइट। पहले हम लोग इसको समझते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सोचिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, वहां से लाइट एमिट होकर के इधर जा रही है, या ये बोर्ड एक पॉइंट है, वहां से लाइट एमिट होकर के आपके पास आ रही है। अगर मैं दो पॉइंट को एक रस्सी से बांध देता हूं, अब तो अगर मान लीजिए हम उस पर्टिकुलर रस्सी को एक बार ऐसा होल्ड करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा। अब बच्चों, अगर ये इस टाइप से ऑसिलेट हो रहा है या इस टाइप से इसका डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली दैट इज द डिस्टरबेंस या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। लेकिन अगर मान लीजिए उसी को हम लोग इधर से होल्ड करके छोड़ेंगे तो जो डिस्टरबेंस होंगे वो ऐसे होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अनपोलराइज्ड लाइट के जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होंगे या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे वो ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन में पॉसिबल है, सभी प्लेन में पॉसिबल है। दिस इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। लेकिन आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे ये एक टाइम में एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन अलग अलग टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन में भी ये होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अनपोलराइज्ड लाइट, अगर मान लीजिए ये लाइट का पाथ हम ले लेते हैं तो अनपोलराइज्ड लाइट में जो डिस्टरबेंसेस हैं वो सभी पॉसिबल प्लेन्स में है। क्या बोलते हो, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, सभी प्लेन्स में जो है वो डिस्टरबेंसेस दिखेंगे अपने को। अब अगर मान लीजिए हम यहां से हमने क्या करा, एक रस्सी को यहां पर टाइट के बांध दिया है, उसको हमने ऐसे डिस्टरबेंस प्रोवाइड किया, डिस्टरबेंस इस प्लेन में हो रहे हैं, इधर से छोड़ा डिस्टरबेंस इस प्लेन में हो रहे हैं, इधर से छोड़ा डिस्टरबेंस इस प्लेन में हो रहे हैं। तो जितने भी पॉसिबल प्लेन्स है सभी प्लेन्स में जो है डिस्टरबेंस हो रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, उसके पाथ में, बीच रास्ते में हम एक स्लिट लगा देते हैं। अब मान लीजिए स्लिट को मैंने क्या करा, वर्टिकल लगा दिया। तो वर्टिकल स्लिट अगर मान लीजिए हमने लगाया है और हमने अगर मान लीजिए डिस्टरबेंस ऐसा छोड़ा तो ये डिस्टरबेंस उस पर्टिकुलर स्लिट में से पास होकर के बच्चों बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने डिस्टरबेंस इधर से छोड़ा तो ये जो डिस्टरबेंस है वो यहां पर जाकर के रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टरबेंस हमको उस स्लिट के पहले दिख रहे हैं वो ऑल पॉसिबल प्लेन्स में है, जो हमको उस स्लिट के बाद दिख रहे हैं वो एक सिंगल प्लेन में है। अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहां पर लगा दें जो इसको कन्वर्ट कर दे एक सिंगल प्लेन में, इसका मतलब यह होगा बच्चों कि यहां पर हमने कुछ ऐसा रखा है जिससे ये सब डिस्टरबेंसेस होल्ड हो गए, रुक गए, और एक डिस्टरबेंस जो है वो आगे ट्रेवल कर रहा है। तो दिस इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग अनपोलराइज्ड बोलते हैं,
और इस लाइट को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। देखिए अभी आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये हम जो बातें कर रहे हैं ना बच्चों, ये हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही समझने के लिए कर रहे हैं। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से समझ में नहीं आ सकता, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ समय देना पड़ेगा जब तक कि हम इस एक्सपेरिमेंट को और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर ना कर लें, तब तक हम इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको समझें कि अगर मेरे पास में कोई लाइट है, उस लाइट को अगर हम एक पर्टिकुलर लाइट के सोर्स से ट्रेवल होते हुए जज करें, इट कैन हैव डिस्टर्बेंसेस इन ऑल द पॉसिबल प्लेन। ऑल द पॉसिबल प्लेन मतलब इट इज अनपोलराइज्ड लाइट। और अगर मान लीजिए हमने कुछ ऐसा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल स्लिट का दिया, ऐसा अगर मान लीजिए हम कुछ कर देते हैं जिससे कि एक ही प्लेन के डिस्टर्बेंसेस में से बाहर होकर के जाए, बाकी सब वहीं पे रुक जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो पहला पॉइंट है हमारा, अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड के बीच में डिफरेंस है, here we are having disturbances in all the possible planes, here we are having disturbances in only single plane. अब how to achieve this property? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक निकल प्रिज्म लगाते हैं। क्या करते हैं, निकल प्रिज्म लगाते हैं। निकल प्रिज्म जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसको हम लोग कैल्साइट भी बोलेंगे। इट इज मेड अप ऑफ निकल प्रिज्म, हम इसको जो है कैल्साइट भी बोलेंगे। अब ये जो हमारे पास में निकल प्रिज्म है, पता है इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अरेंजमेंट लेयर अरेंजमेंट होता है, और लेयर अरेंजमेंट होने के कारण ऑलमोस्ट स्लिट का काम करता है निकल प्रिज्म। सो वी आर हैविंग नाउ पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है, इस पोलराइज्ड लाइट को, तो देखिए हमने क्या बोला था बच्चों, हमने ये बोला था कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है एक्सेप्ट वन। अब बताओ वो एक्सेप्ट वन मैंने किसके लिए बोला था, वो जो एक्सेप्ट वन मैंने बोला था वो किसके लिए बोला था, निकल प्रिज्म और निकल मेटल अलग अलग चीजें हैं बच्चों। तो निकल प्रिज्म जो है वो कैल्साइट का जो प्रिज्म होता है उसका नाम होता है। वो मैंने बोला था बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मैं क्या बोलूंगा, अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां पे लिख के बताता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमर हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या है बच्चों, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तरफ उसका जो बिहेवियर होगा वो बिहेवियर डिफरेंट होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहली इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अभी तक हमने जितनी भी बातें की है, अभी तक हमने जितनी भी बातें की है बच्चों, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह निकल के आई है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब इस लाइट की बात कर रहा हूं मैं, जिसको मैं क्या लिखूंगा, पीपीएल। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तरफ जो बिहेवियर होगा कंपाउंड का, वो बिहेवियर अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब वो बिहेवियर हम कैसे जज करेंगे, चलिए
तो हमने क्या बोला पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट में, हमारे पास में दिस इज द लाइट सोर्स, यहां से जो लाइट ट्रेवल कर रही है दैट इज अनपोलराइज्ड, दैट इज अनपोलराइज्ड। यहां हमने रखा निकल प्रिज्म। अब हमें जो लाइट मिल रही है दैट इज पोलराइज्ड लाइट। तो बच्चों क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? तो अनपोलराइज्ड लाइट को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, पोलराइज्ड में कर दिया, और इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे पीपीएल। अब बच्चों हमने क्या करा, यहां पर एक हमने ट्यूब लिया, इस ट्यूब का नाम होता है polarimeter tube. This is known as polarimeter tube, and this polarimeter tube is filled with solution. अब ये किस चीज का सॉल्यूशन है? तो मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड को हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। जब हमने उसको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन बनाया और वो सॉल्यूशन को हमने यहां पे फिल किया। तो फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये जो लाइट है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो तो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। तो ये लाइट जब यहां से निकल के आएगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पर जब लाइट को जज करेंगे तो हमारे पास में 3 रिजल्ट होते हैं बच्चों। कौन से 3 रिजल्ट? देखिए, दिस इज द एक्सपेक्टेड प्लेन। ये क्योंकि अभी हमने ऐसा ड्रॉ किया है, और सॉल्यूशन में से पास होने के बाद इसका प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ? प्लेन में कोई चेंज नहीं आया, जैसा प्लेन था पोलराइज्ड लाइट का, यहां पर जो लाइट एमिट हो रही है उस लाइट का जो प्लेन है वो प्लेन एज इट इज है। ऐसा अगर होता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड ने पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ में इंटरेक्ट ही नहीं किया, मतलब नो इंटरेक्शन विद द पीपीएल। जैसा प्लेन था वैसा का वैसे ही उसमें से सॉल्यूशन में से पास होकर निकल गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस प्लेन में लाइट ने आना चाहिए, लेकिन उसका प्लेन चेंज हो गया बच्चों। ऐसा होना था और प्लेन ऐसा आ गया, एक पर्टिकुलर थीटा से चेंज हो गया। और तीसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्लेन विल बी लाइक दिस, लेकिन हमको जो है वो ऐसा मिला। अब आप देखिए, पहले वाले में देयर इज नो चेंज इन द प्लेन, लेकिन सेकंड और थर्ड में आप देख रहे हैं कि प्लेन चेंज हुआ। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक बॉल क्लॉक लगा देता हूं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि प्लेन जो है वो राइट में शिफ्ट हुआ, क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ। तो ये हमारे पास में जो सेकंड कैटेगरी है, इसमें हम लोगों ने देखा क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये जो हम देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन।
क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब क्या हुआ, देखिए एक छोटी सी बात मैं ब्रीफ में लेके जा रहा हूं आपको फिर से। हम यहां पर स्टीरियो आइसोमिज्म की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऑप्टिकल आइसोमिज्म को यहां अभी बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर रहे बच्चों। अभी हम बात कर रहे हैं पोलरिमीटर के बारे में। तो पोलरिमीटर जो इंस्ट्रूमेंट हमने बोला था कि पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, निकल प्रिज्म से पास करके। और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको हमने बोला पीपीएल। तो जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो पीपीएल से रिलेटेड होती है। इसका मतलब अगर हम इस प्रॉपर्टी को समझ लें जो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं हमको ऑप्टिकल आइसोमिज्म से लिंक कर देगी। अब हमने क्या बताया, अनपोलराइज्ड लाइट निकल प्रिज्म में से जाने के बाद में पोलराइज्ड हो गई, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ट्रेवल कर रहे हैं ऑल पॉसिबल प्लेन्स में। यहां सिंगल प्लेन है हमारे पास, उसको हमने फिर जब सॉल्यूशन में से पास किया तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो पोलराइज्ड लाइट का प्लेन है, अगर मान लीजिए ये उसका प्लेन है और सॉल्यूशन में से पास होकर के वही प्लेन रहे, मान लो यहां से लाइट ट्रेवल कर रही है आपके तरफ, इफ दिस इज द प्लेन, यहां पे सॉल्यूशन रखा और आपके तरफ जो है सेम प्लेन में लाइट आ गई। अगर मान लो दिस इज द प्लेन, सॉल्यूशन में नहीं रखा, यहां से जाने के बाद में प्लेन चेंज हो जाए उसका, अगर वो क्लॉकवाइज चेंज होता है तो इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, वो टर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये एक हमने टर्म निकाला है कि अगर कोई भी कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम लोग डी से या प्लस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो हम उसको डी भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। समटाइम्स तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में होता है इट रोटेटेड टुवर्ड्स राइट, राइट में रोटेट होना, तो ये भी हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम लोग स्मॉल एल या माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे, उसको माइनस साइन भी हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग उसको लेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो अब देखो यहां पर जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा या जो भी ऑप्टिकल आइसोमिज्म यहां पर एग्जिबिट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका एक नेचर होगा कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट से कैसे इंटरेक्ट करे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से कैसे इंटरेक्ट करे। अब ये पूरी बात हम किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, एक कंपाउंड के लिए। सर ये कंपाउंड क्या है, अरे भैया यही तो पता लगाना है हमको कि ये कंपाउंड किस टाइप का होना चाहिए, हम यही तो पता लगाएंगे ना। इसीलिए तो ऑप्टिकल आइसोमिज्म की बात कर रहे हैं। मतलब ऑप्टिकल आइसोमिज्म हम कैसे जज करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमिज्म कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास में एक कोई कंपाउंड है। अब आप क्या बोलोगे, सर हमने पानी ले लिया, सिर्फ वाटर ले लिया इस ट्यूब के अंदर, ठीक है ले लेते हैं, हमने यहां पे वाटर फिल किया, हमने देखा कि हमें जो लाइट मिल रही है वो ये मिल रही है, मतलब जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई भी चेंज नहीं है तो हम बोलेंगे कि वाटर इज नॉट हैविंग एनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, वाटर में कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं है। हमने इथेनॉल लिया, इथेनॉल ने अगर मान लीजिए उसको रोटेट नहीं किया, हम बोलेंगे इथेनॉल में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं है। हमने ब्यूटेन टू ऑल लिया, ब्यूटेन टू ऑल ने उसको रोटेट कर दिया, हम बोलेंगे इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। तो बच्चों अभी हमको इस पे नहीं जाना है
कि किस कंपाउंड में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसे है और किस में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। हम अभी बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम ऑप्टिकल नेचर की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली ऑप्टिकल नेचर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में लेके चल रहे हैं कि whenever we are having a compound with same molecular formula, same connectivity, but difference in their space arrangement। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर स्पेस अरेंजमेंट अलग होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। आपने तो दो एग्जांपल लेकर के बता दिए भाई, मैंने ये दो एग्जांपल आपको लेकर के बताए और आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ऑरेंज और व्हाइट को फिक्स करता हूं तो ग्रीन और पर्पल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब यह स्पेस अरेंजमेंट तो है। तो इन दोनों के अंदर अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है तो इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। मींस देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट। इनका जो बिहेवियर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोगों ने डिफ्लेक्शन की बात कर ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर मैंने देखो कुछ लिखा है कि जब ये सॉल्यूशन में से पास होगा तो इट विल रोटेट आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो जो रोटेशन है उस रोटेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। चलिए सर ये कैसे मिलेगा, वापस चलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें हम लोग यहां पर एक और लेंस या जैसे हमने यहां प्रिज्म लगाया है ऐसे ही निकल प्रिज्म का बना हुआ एक हम लोग यहां पर ग्लास या लेंस फिट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एनालाइजर। तो पता है ये जो एनालाइजर होता है, ये एनालाइजर हमको बताता है कि रोटेशन हुआ या नहीं हुआ। चलिए जल्दी से मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछता हूं, अगर रोटेशन नहीं हुआ, अगर रोटेशन नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली वो इनएक्टिव है। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्टिकली वो इनएक्टिव है। अगर रोटेशन हुआ तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। आपने ध्यान दिया, मैंने यहां पे ये नहीं बोला कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं अभी। ऑप्टिकल आइसोमर होना और ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव होना, इनमें एक डिफरेंस होता है बच्चों। तो सीधे सीधे हम ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव से आइसोमर नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर समझने के लिए हमको यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल को अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, ये एक्टिव क्या होता है या इनएक्टिव क्या होता है, कैसे पता चलता है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले यहां पर पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट ले लिया कि अगर मान लीजिए, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात करते हैं अपन, हम उठ करके सब लोग जो है लैब में चल देते हैं। लैब में मैं आपको देता हूं कि एक काम करिए, आप ये मेरे पास में 4-5-6 कंपाउंड है, इनके सोल्यूशन बना करके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेक करिए। क्या करना है आपको, ये जो अरेंजमेंट है ये तो फिक्स है मेरा, यहां पर मेरे को सोल्यूशन बना करके उसको फिल करना है। भाई कंपाउंड लेना है, सोल्यूशन बनाना है, फिल करना है। और जो एनालाइजर है, उस एनालाइजर के बाद में मेरे को देखना है कि रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब एक्टिव और इनएक्टिव पता लगाना तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों। एक्टिव इनएक्टिव तो इजीली पता चल गया मुझे कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि जब ये एक्टिव होगा तो ये रोटेट करेगा प्लेन को। अब प्लेन को रोटेट कितने से कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। तो अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना रोटेट करेगा। नाउ दिस ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, इसको मैं अल्फा ऑब्जर्व लिख देता हूं, इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखिए रोटेशन हुआ किस कारण से, बताइए बच्चों,
रोटेशन हुआ किस कारण से? रोटेशन हुआ इस कंपाउंड का सॉल्यूशन जो यहां पे हमने फिल किया है। इसका मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो यहां से जब ट्रेवल करके जाएगी तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे किसके, कंपाउंड ए के, उनके साथ में जो इंटरेक्शन होगा, यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे उनके साथ जो इंटरेक्शन होगा, दैट कॉजेज द रोटेशन। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी दो चीजों पे डिपेंड करता है? एक तो वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा ऑब्जर्व कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम लोग ग्राम पर एमएल में यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस। हमारे पास में बहुत सारी यूनिट्स है कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने की, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे ग्राम पर एमएल में जो भी सॉल्यूशन हमने लिया है। अब अगर मान लीजिए हम बात करें, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब, और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेसीमीटर में। तो बच्चों अगर मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर पोलरीमीटर ट्यूब में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, आई थिंक थीटा की वैल्यू में चेंज आएगा बच्चों, आना चाहिए ना, जो थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू में चेंज आएगा। अगर मान लीजिए हम यहां पर लेंथ में चेंज करते हैं तो भी थीटा की वैल्यू में चेंज आएगा। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, अगर मैं इस ट्यूब का डायमीटर चेंज कर देता हूं, जल्दी से मुझे जवाब दो, अगर मैं डायमीटर चेंज करता हूं तो क्या होगा? डायमीटर चेंज करने पे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि अगर हम डायमीटर चेंज करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इफ यू चेंज द डायमीटर, नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ और कंसंट्रेशन ये दो पैरामीटर्स हैं, जिन दो पैरामीटर्स पे हम लोग अल्फा ऑब्जर्व की बात करते हैं। तो अल्फा ऑब्जर्व कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब पे डिपेंड करेगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अल्फा ऑब्जर्व अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को किसी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दें, इंटू सी इंटू एल। मान लीजिए बच्चों मैंने कंसंट्रेशन को 1 ग्राम पर ml ले लिया और लेंथ ऑफ द ट्यूब को मैंने 1 डेसीमीटर ले लिया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए हम कंसंट्रेशन को 1 ग्राम पर ml लेते हैं, लेंथ को 1 डेसीमीटर लेते हैं, तो ये एक फिक्स वैल्यू हो गई भाई। जैसे मैंने बोला व्हेन यू चेंज द कंसंट्रेशन अल्फा विल चेंज, मैं तो कंसंट्रेशन फिक्स कर रहा हूं ग्राम पर ml, लेंथ 1 डेसीमीटर। देखिए अगर मान लीजिए लेंथ को मैं बढ़ाता हूं तो उस पर्टिकुलर लाइन पे जहां से एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको कम करता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल जो आएंगे, क्योंकि कम लेंथ में से लाइट ट्रेवल कर रही है, उसका जो डिस्टेंस है कम है, कम डिस्टेंस में कम पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके कारण रोटेशन हो रहा है उनकी संख्या कम हो जाएगी। अगर मैं डायमीटर बढ़ाता हूं तो एक पर्टिकुलर रे को ट्रेवल करते समय डायमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। उस पाथ में जितने पार्टिकल्स आते हैं उन पार्टिकल्स पर ही वो डिपेंड करेगा। तो पार्टिकल्स कितने इंटरेक्ट करेंगे वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ से ही फर्क पड़ेगा, डायमीटर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डायमीटर, द इफेक्ट ऑफ लेंथ ओनली इज देयर। एंड कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में देयर विल बी मोर नंबर ऑफ पार्टिकल जो उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हमने क्या बोला,
अल्फा ऑब्जर्व इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सी एंड एल। सोचो अगर हम इन दोनों को यहां पर रखते हैं तो जो अल्फा ऑब्जर्व की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं अल्फा स्पेसिफिक। क्या नाम देंगे? अल्फा स्पेसिफिक। हर कंपाउंड का अल्फा स्पेसिफिक, हर कंपाउंड का अल्फा स्पेसिफिक फिक्स होता है बच्चों। किन किन कंडीशन में फिक्स होता है? देखिए अल्फा ऑब्जर्व जो भी थीटा हमको मिल रहा है, अगर मैंने एक सोल्यूशन बनाया 1 ग्राम पर एमएल का, अल्फा ऑब्जर्व अलग होगा। अगर मैंने सोल्यूशन बनाया 2 ग्राम पर एमएल का, अल्फा ऑब्जर्व अलग होगा। अगर मैंने पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ 1 डेसीमीटर ली तो अल्फा ऑब्जर्व अलग होगा। अगर मैंने 1.2 डेसीमीटर ली तो अलग होगा। लेकिन अल्फा स्पेसिफिक फिक्स है। क्यों? क्योंकि अल्फा स्पेसिफिक को हमने डिफाइन किया है 1 ग्राम पर एमएल एंड 1 डेसीमीटर। तो इसका मतलब है कि आप 2, 3, 4, 5 यहां पे ले ही नहीं सकते, और लेंथ भी आप जो है 1 ही ले सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा कि अल्फा स्पेसिफिक की वैल्यू हो जाएगी फिक्स। तो हर कंपाउंड का अल्फा स्पेसिफिक फिक्स होता है। लेकिन क्या अल्फा स्पेसिफिक किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा? देखते हैं। अल्फा स्पेसिफिक किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है? पहला पॉइंट, और बच्चों हमने क्या बोला कि यहां पर हम एक सोल्यूशन ले रहे हैं। किस कंपाउंड का सोल्यूशन है? हमने बोला लेटेस्ट कंपाउंड ए। अगर मान लो हमने दूसरा कोई कंपाउंड ले लिया, तो अगर हम यहां पर कंपाउंड चेंज कर दें, अरे तो हर कंपाउंड का अल्फा स्पेसिफिक अलग होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड इस पे डिपेंड कर रहा है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सोचिए जब आप सॉल्यूशन बनाओगे, अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो तो यू हैव टू यूज ए सॉल्वेंट, आपको सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। सॉल्वेंट अगर मान लीजिए अपन यूज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई आई कैन टेक वाटर एज ए सॉल्वेंट, आई कैन टेक क्लोरोफॉर्म एज ए सॉल्वेंट, मैं इथेनॉल भी सॉल्वेंट में ले सकता हूं। तो हमारे पास में बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां पर सॉल्वेंट बदलता हूं, कंपाउंड सेम रखता हूं, लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट बदलता हूं तो सॉल्वेंट बदलने के साथ भी जो सॉल्वेशन स्पीयर जनरेट होता है सॉलिड पार्टिकल के आसपास डिसोल्यूशन के समय पे, उस कारण से यहां पर एक और जो डिफरेंस आएगा कि अल्फा स्पेसिफिक विल चेंज। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब यह है बच्चों, अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है, अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है, किसमें बनाया सॉल्यूशन आपने? अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर, अगर आपने क्लोरोफॉर्म में बनाया है, इथेनॉल में बनाया है, तो एज यू यूज डिफरेंट सॉल्वेंट यू विल हैव डिफरेंट वैल्यू अल्फा स्पेसिफिक। तो अल्फा स्पेसिफिक उससे भी चेंज हो जाएगी। तीसरी चीज आती है, अब एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट के समय पे 2 चीजों पे ध्यान दूंगा। मैंने आपको बोला कि लाइट का अपन कोई सोर्स लेते हैं, बिल्कुल सही है। आपको पता है लाइट का जो सोर्स हम लोग ले रहे हैं, तो यहां पर हमारा टारगेट होता है वी हैव टू यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट, वी हैव टू यूज दी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसकी वेवलेंथ एक हो। जनरली आपको पता होगा कि सोडियम लैंप हम लोग यूज करते हैं 589 नैनोमीटर डी लाइन की जो वेवलेंथ होती है उसके करस्पॉन्डिंग, लेकिन हम लोग जैसे मर्क्यूरी लैंप भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अगर मान लीजिए मैं वेवलेंथ चेंज करता हूं, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड और टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम लोग
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हमने जो लिखा है ना अल्फा ऑब्जर्व्ड, आपको पता है यहां पे दो चीजें और मेंशन होती है, यहां हमेशा लेमड़ा लिखा रहता है और यहां पर हमेशा टेम्परेचर लिखा रहता है। हालांकि हम जब क्वेश्चंस करने जाएंगे तो हमको ना तो लेमड़ा की वैल्यू मेंशन करके दी जाएगी और ना ही हमने जो है यहां तो हमको लेमड़ा की वैल्यू दी जाएगी और ना ही हमको यहां पे टेम्परेचर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेकर के हम लोग जो है बात करते हैं और 25 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे। तो हमें इन चीजों से न्यूमेरिकली कोई काम नहीं है, लेकिन अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा स्पेसिफिक अब में लेमड़ा और टेम्परेचर, अल्फा स्पेसिफिक किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो अल्फा स्पेसिफिक इन 4 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। चलिए अब आते हैं अल्फा ऑब्जर्व्ड पे। अल्फा ऑब्जर्व्ड को भी ऐसे ही लिखना पड़ता है बच्चों। अल्फा ऑब्जर्व्ड किस पे डिपेंड करता है? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अगर मान लीजिए मैं अल्फा ऑब्जर्व्ड का फॉर्मूला लिखूं तो अल्फा ऑब्जर्व्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, बताइए जरा। अल्फा ऑब्जर्व डिपेंड कर रहा है कंसेंट्रेशन, अल्फा ऑब्जर्व डिपेंड कर रहा है लेंथ, और इसके साथ साथ तीसरी चीज भी तो है बच्चों, अल्फा स्पेसिफिक। अब सोचिए अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा बताओ अल्फा ऑब्जर्व के पैरामीटर्स क्या हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे हम अल्फा ऑब्जर्व की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे कि अल्फा ऑब्जर्व्ड इन 4 पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा। भाई पहला हो गया हमारा अल्फा स्पेसिफिक, और अल्फा स्पेसिफिक जो होता है वो इन 4 पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारा हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और तीसरा हमारा हो गया लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब। लेकिन जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पता है अल्फा स्पेसिफिक हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, या हमें अगर कैलकुलेट भी करना है तो ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे न्यूमेरिकल के लिए सब कांस्टेंट हो जाते हैं। तो हम जब भी बात करते हैं अच्छा बताओ भाई अगर आप पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं तो जनरली आप क्या क्या चेंज करेंगे, तो आप चेंज करेंगे कंसेंट्रेशन, आप चेंज करेंगे लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब। तो दो ही चीजें जिन पे हम लोग जनरली वेरिएशन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब एंड दूसरा क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन थ्योरेटिकली जब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो अल्फा स्पेसिफिक को चेंज करेगी, तो फिर से बोलता हूं क्या अल्फा स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन या लेंथ पे डिपेंड करेगा? क्या कंसेंट्रेशन लेंथ से अल्फा स्पेसिफिक में कोई चेंज आएगा? कंसेंट्रेशन या लेंथ से अल्फा स्पेसिफिक में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट है। क्या अल्फा ऑब्जर्व्ड इन चारों पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अल्फा स्पेसिफिक चेंज होगा अगर मैं इनमें से किसी को भी चेंज करता हूं, और अगर ये चेंज होता है तो अल्फा ऑब्जर्व्ड भी चेंज होगा। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था भी पोलरीमीटर का, उसका हमारा पर्पस ये था कि इफ वी आर हैविंग ए अननोन कंपाउंड तो कम से कम हम ये पता लगा पाए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। यह पता लगाने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया कि भाई देयर इज ए चेंज इन द रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, चेंज इन द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। तो वो जो पोलराइज्ड लाइट का जो चेंज है उसको हमने एक्सप्रेस किया थीटा से, उसको हम लोगों ने अल्फा ऑब्जर्व्ड मेंशन कर दिया, और वो अल्फा ऑब्जर्व्ड इस पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि यहां तक की जो चीजें हैं वो तो आपको समझ में आ गई होगी।
टेम्परेचर को लेकर के अगर अपन बात करें कि सर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए जब भी आप किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें चेंज आता है, एंड काइनेटिक एनर्जी से जो है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, और उस कारण से यहां पर हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होती है वो अल्फा स्पेसिफिक के केस में होती है, अल्फा ऑब्जर्व्ड के केस में नहीं होगी। रही बात डायामीटर की कि डायामीटर पर क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम किसी भी उसका डायामीटर चेंज करेंगे तो एक पर्टिकुलर लाइन पर नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कांस्टेंट है, और लाइट जब ट्रेवल कर रही है तो लाइट ट्रेवल करते समय एक लाइन पे जो पार्टिकल्स है उनके साथ ही वो इंटरेक्ट कर सकती है। और अगर मान लीजिए यहां पर पार्टिकल की संख्या, देखिए यहां से यहां तक पार्टिकल की संख्या अगर मान लीजिए 10 है, मैंने डायमीटर ऐसे बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन के हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल 10 है, तो वो इंटरेक्शन 10 ही पार्टिकल से होना है, इसलिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, पर डायमीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद में एक न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों, इस न्यूमेरिकल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। मान लीजिए 5 ग्राम ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड dissolve in 50 ml of chloroform filled in 15 centimeter polarimeter tube. If the observed angle of rotation is 7 degree, then calculate the alpha specific for the solution oblique compound। तो बच्चों ये जो हमने देखा कि यहां पर हमने एक सोल्यूशन बनाया है, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमने ले लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है हमारे पास में, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब हम लोग यहां पर लेंगे तो उसके कारण जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि भाई 15 सेंटीमीटर ट्यूब में फिल करने पर अल्फा ऑब्जर्व हमको इतना मिला, तो अल्फा स्पेसिफिक कितना है। चलिए आप लोग एक बार कैलकुलेट करके बताएं मुझे आंसर कितना आ रहा है। यस, गुड गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है, कुछ गलत भी जा रहे हैं। फिर से एक बार, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है बच्चों, यहां पे न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है। चलिए वेरी गुड, तो हम क्या बोल रहे थे, यहां पे रिलेशन क्या था, अल्फा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू अल्फा स्पेसिफिक इंटू कंसेंट्रेशन इंटू लेंथ। अल्फा ऑब्जर्व्ड हमको दिया हुआ है +7 डिग्री। देखिए मैं यहां पर यह भी पूछ सकता था कि ये जो कंपाउंड मैंने यूज किया है, ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। अगर मैं पूछूं आपसे कि डेक्स्ट्रो है या लीवो है, चलिए तो डेक्स्ट्रो है। हाँ, अब मेरी एक छोटी सी बात यहां पर ध्यान देना, क्योंकि आप लोगों की जो यहां पर चैट आ रही है मैं उसी में से देख रहा हूं, किसी ने क्या करा है, डेक्स्ट्रो के लिए कैपिटल डी लिखा है, तो मैं आपको यही करेक्शन करना चाहूंगा आपके लिए बच्चों कि कैपिटल डी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर उस कैपिटल डी का स्मॉल डी से कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग कंसेप्ट है और ये अलग कंसेप्ट है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह करना पड़ेगा
कि जब भी आप डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करें, प्लीज आप उसको रिप्रेजेंट करें स्मॉल डी से, वो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यस, तो ये हमको दिया हुआ है प्लस अल्फा स्पेसिफिक हमको निकालना है। कंसेंट्रेशन कितना होगा बच्चों? तो कंसेंट्रेशन इज 5 ग्राम एंड द वॉल्यूम इज 50, तो 5/50, लेंथ इज 1.5 डेसीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, गलती से उसको आप डेसीमीटर में ना लें, उसको आप सेंटीमीटर में लें। और अब आप बताइए कि अल्फा स्पेसिफिक की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? तो अल्फा स्पेसिफिक की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? 1/10, 70/1.5। ठीक है, तो जो भी आंसर आप लोगों ने निकाला है, ठीक है, एंड दिस वैल्यू कम्स टू बी तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 46.66, दैट इज प्लस। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आई थिंक न्यूमेरिकल इज वेरी इजी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं इसी में एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। अभी जो हमने सॉल्यूशन लिया था, इफ the above solution is diluted to 150 ml, diluted to 150 ml, then calculate alpha specific and अल्फा ऑब्जर्व। अल्फा स्पेसिफिक और अल्फा ऑब्जर्व जो है कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पर अल्फा स्पेसिफिक में क्या चेंज आएगा? क्या अल्फा स्पेसिफिक की वैल्यू में चेंज आएगा? तो हमने अभी क्या बोला था कि एक कंपाउंड के लिए अल्फा स्पेसिफिक की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है बच्चों। तो अल्फा स्पेसिफिक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब हमने अल्फा स्पेसिफिक अभी निकाला था, कितना था? प्लस 46.6 डिग्री। तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू हमने निकाली थी वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अल्फा स्पेसिफिक के लिए। चेंज क्या आएगा बच्चों? चेंज आएगा अल्फा ऑब्जर्व्ड में। तो अल्फा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू स्पेसिफिक 46.6। नाउ द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 150 ml। यहां पर दो टर्म आते हैं, डाइल्यूटेड बाय 150 ml एंड डाइल्यूटेड टू 150 ml। जब हम डाइल्यूटेड टू 150 ml बोलेंगे मतलब नेट वॉल्यूम हमने 150 कर दिया है। डाइल्यूटेड बाय 150 बोलेंगे मतलब हमने 150 से प्लस कर दिया है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहां पर हमारे पास में जो टोटल कंसेंट्रेशन है वो हो जाएगा 5/150, 5/150, मतलब यहां पर वॉल्यूम नेट कितना हो गया? 150 इंटू, क्योंकि हमने पोलरीमीटर ट्यूब को कोई चेंज नहीं किया है, सो इट्स लेंथ विल बी 1.5 डेसीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आप एक बार आप कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसको चेंज करेंगे, यहां पे इसको यहां पे कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा ये? इट बिकम्स ओके, नहीं 20 आएगा।
तो बच्चों हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी प्लस 46.6 डिवाइडेड बाय 20। तो अल्फा ऑब्जर्व की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.33। ओके 2.33 अगेन मैं बोलूंगा इट इज प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी। चलिए अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं अगर मैं यहां पर पोलरिमीटर ट्यूब में चेंज करता हूं एंड द डायमीटर ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब इज चेंज्ड बट कंसेंट्रेशन में चेंज नहीं कर रहा हूं। हमने क्या बोला था, डायमीटर चेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर दोनों वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दोनों वैल्यू यहां पर क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। तो देखिए कि जब भी हम अल्फा स्पेसिफिक या अल्फा ऑब्जर्व की बात करते हैं तो इस पैटर्न पे हमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे करने के लिए। और ये हमने पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट की आपसे पूरी बातें कर ली। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि भाई हमें पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट की बातें करना क्यों जरूरी था। क्या होता है जब मैं आपसे बोलता हूं कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक्टिव का मतलब ही समझ में नहीं आता है हमको कि एक्टिव मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं या इनएक्टिव मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूं एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका आपके दिमाग में क्या आएगा कि इट विल रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इट विल रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तब क्या होगा, तो क्लॉकवाइज अगर मान लो रोटेट करते हैं हम तो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये लिवो रोटेटरी। ठीक है बच्चों, यहां तक की चीजें हमको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद में हम आते हैं कि अगर हम किसी कंपाउंड को लेकर के बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दे दिए, आपसे बोला इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, चलिए आप बता दीजिए। आपके पास में क्या ये एक्सपेरिमेंट होगा, नहीं होगा। सर फिर हमने क्यों पढ़ा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक्टिव इनएक्टिव टर्म को हम बार बार यूज करेंगे उसका मीनिंग समझने के लिए, फील करने के लिए। अरे बात समझ में, जब आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्वेश्चंस को क्लिक करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट की कितनी आवश्यकता थी। अब बात यह आती है कि अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हम एक्सपेरिमेंटल वाला जो पार्ट है उसको यहां पे क्लोज करते हैं, वो हमारा खत्म हो गया, उसका न्यूमेरिकल आ गया, उसका मीनिंग हमको समझ में आ गया, वहां तक की बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच पे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास में है इथेनॉल CH3 CH2OH, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास में है ब्यूटेन 2ऑल, मैंने आपसे पूछा इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आप क्या करेंगे, आप तो पोलरिमीटर निकालेंगे, सॉल्यूशन उसके अंदर फिल करेंगे और उसके बाद में उसका रोटेशन चेक कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमें पोलरिमीटर नहीं दिया है और हमसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ भैया इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड है जिसका सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि अब हमको इसका थ्योरेटिकल अप्रोच देखना है कि किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकल नेचर होगा या नहीं होगा। देखिए हम जब पूरी बातें कर लेंगे उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम यहां पर इन दोनों कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल नेचर चेक करना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको यहां पर लेना पड़ेगा एक और टर्म दैट इज कायरल एटम कायरल
सेंटर, या मैं इसके लिए एक और टर्म लेता हूं, कायरलिटी, कायरल एटम, कायरल सेंटर या कायरलिटी। तो देखिए अब क्या हो रहा है यहां पर, कायरल एटम, अगर मेरे पास कोई sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, कायरल एटम के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास कोई sp3 हाइब्रिडाइज एटम है जिसकी ऑल दी 4 वैलेंसीज, चारों वैलेंसीज, ऑल दी 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट, जिसकी चारों वैलेंसी अलग है, ऑल दी 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में लोन पेयर हुआ, तो क्या मैं लोन पेयर को भी एक वैलेंसी मानूंगा क्या? हां, हम लोन पेयर को भी एक वैलेंसी जैसा ट्रीट करते हैं। तो लोन पेयर is also considered as different valency, उसको भी हम लोग डिफरेंट वैलेंसी कंसिडर करेंगे। अगर बच्चों मेरे पास में आइसोटोप्स हुए, तो अगर अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, different isotopes are taken as different valency, different isotopes are taken as different valency। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में अगर मेरे पास में ऐसा कोई एटम होता है, X, Y, Z, W, ये हमारे पास में 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, कनेक्टेड है कार्बन के साथ में। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ ऑल दीज 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, मतलब ये जो हमारे पास में एटम है, इस कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस कार्बन एटम इज कायरल, ये कार्बन एटम कायरल होगा। बच्चों अगर मान लीजिए मेरे पास में नाइट्रोजन है कनेक्टेड विथ, क्या बोलते हो, इस नाइट्रोजन के लिए भी अगर अपन इसकी चारों वैलेंसी को कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चारों वैलेंसी अलग है, इसका मतलब ये भी कायरल है। अगर हम मिथाइल को हम लोग Me से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम ये कंपाउंड लेते हैं तो क्या ये कंपाउंड कायरल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों आइडेंटिकल है। इसलिए अगर ये कायरल नहीं है तो हम इसके लिए एक दूसरा टर्म यूज करेंगे, दैट इज नोन एज दी अकायरल। तो हमारे पास में क्या होगा, अगर कोई एटम हम कंसीडर करते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज, देखिए कंडीशन हमने क्या बोली है कि कंपाउंड मस्ट बी sp3, वो sp3 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज एटम, all the 4 valencies are different, lone pair is also considered as a different valency। तो अब यहां पर देखिए आप, क्या ये sp3 है? अगर आप देखेंगे इस कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड,
अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसका मतलब ये sp3 है। यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चों? 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, तो ये भी sp3 है। यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड, हमको पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, तो ये भी sp3 है। पहली कंडीशन क्या थी कि sp3 हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए, जितने भी एटम है दे ऑल मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये हमने कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखा यहां पे कि ऑल दी 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। तो अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, जब हम उसको यहां पे देखेंगे तो यहां तो चारों डिफरेंट है, यहां भी चारों डिफरेंट है, लेकिन यहां पर ये दोनों आइडेंटिकल है। और क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अकायरल। तो ये अकायरल है। देखिए, आप में से कुछ लोग जैसे ही अपन कायरल अकायरल पे आए, तो वैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव पे हम लोग जो है जाने लग गए। हमको ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव के बारे में अभी सोचना ही नहीं है बच्चों। जब तक हम लोग 2 से 3 चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक एग्जैक्टली एक्टिव इनएक्टिव वर्ड जो है उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अब अगर मान लीजिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, इंस्टेड ऑफ ओ हम यहां पर O18 लिख दें। क्या आपको पता है कि जब हमें सिर्फ O लिखा मिलता है तो हम O16 कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पर हमने O18 लिया, तो अब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp3। ऑल दी 4 आर डिफरेंट, इसका मतलब है दिस इज नाउ कायरल। तो ये जो है वो कायरल होगा। तो किसी भी कंपाउंड में कायरल या अकायरल, अब आप देखें जो हमने पिछले उसमें एग्जांपल लिया था CH3 CH2 OH, क्या बच्चों इसमें कोई भी एटम, क्योंकि इस देखिए यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास में हमने एक एक एटम को टारगेट किया, तो यहां पे हमारे पास में 2-2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, हालांकि वो मिथाइल में भी था। तो हमें हर एक एटम के बारे में सोचना है। तो क्या हम ये जो कार्बन की बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों कार्बन में से कोई कार्बन कायरल है क्या? दोनों कार्बन में से कोई कार्बन कायरल है क्या? वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। तो यहां पर एक भी, मतलब हम इसके बारे में अलग से सोचेंगे, इसके बारे में अलग से सोचेंगे, एंड दिस इज नोन एज अकायरल, क्योंकि एक भी कायरल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसकी जगह पर कंपाउंड जो ले रहे हैं, इफ वी कंसीडर दिस कंपाउंड, तो हमने ये कंपाउंड लिखा था कहां पर? ये लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए हम इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चों इस कंपाउंड के बारे में आप क्या बोलते हो? क्या ये कंपाउंड कोई कायरल एटम इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? और अगर है तो कितने कायरल एटम प्रेजेंट है? गुड, कायरल है, 1 कायरल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब किसी किसी ने यहां पर लिखा है कि 2 कायरल एटम, तो जिन्होंने 2 लिखा है एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। इधर देखिए, ये जो कार्बन है हमारा पहला वाला, हम लोग यहां से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। जो पहला वाला कार्बन एटम है उसमें हमने 3 हाइड्रोजन अटैच करके रखे हैं। अगर मान लीजिए 3 हम लोगों ने यहां पर हाइड्रोजन अटैच किए, तो सोचिए हमने क्या बोला था? ऑल दी 4 मस्ट बी डिफरेंट, ऑल दी 4 मस्ट बी डिफरेंट। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन है, तो सभी 4 डिफरेंट कैसे हो सकते? 3 तो आइडेंटिकल हो गए ना। तो ये पहला वाला क्या होगा? कायरल नहीं होगा। अगर हम 4th पे जाए तो वहां पर भी CH3 है, वो भी कायरल नहीं होगा।
अगर हम थर्ड पे जाए तो वहां पर CH2 है। तो बच्चों हम एक बार इस चीज को फिक्स कर लेते हैं कि CH3 या CH2 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, CH3 या CH2 कहीं पे लिखा है, तो वो कभी भी कायरल नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास बचता क्या है, कौन सा कार्बन बचता है, दिस वन। अब इस कार्बन पे अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, इस कार्बन पर एक OH, एक मिथाइल, एक H, और इधर हम जब पूरा बोलेंगे तो ये इथाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पर चारों ग्रुप और एटम जो लगे हुए हैं वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। मींस दिस कार्बन इज कायरल। और अगर किसी कंपाउंड में एक भी कायरल है तो इसका मतलब हम उसको कायरल की कैटेगरी में तो रख ही सकते हैं, कायरल की कैटेगरी में तो रख ही सकते हैं। तो बच्चों अगर मेरे पास कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं तो उन कंपाउंड में हमको कायरल कैसे देखना है उसका मैंने आपको तरीका बताया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो अब अगर मान लीजिए हम लोग यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं और उन एग्जांपल्स को लेकर के ये हम लोगों ने बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखा। चलिए, तो ये जो 3 एग्जांपल्स हम लोग यहां पर ले रहे हैं, इन 3 एग्जांपल में आप लोगों को यह फाइंड आउट करना है कि तीनों में कितने कितने कायरल एटम हैं, तीनों में कितने कितने कायरल एटम से कैलकुलेट करें, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले में पहले आंसर बताएं, इसके बाद सेकंड वाले में, इसके बाद थर्ड वाले में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत स्पीड से आप लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग जल्दबाजी में गलत भी कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले वाले एग्जाम्पल की। पहला वाला जो एग्जाम्पल है, इस कार्बन की 4 वैलेंसीज, नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4। सोचिए अगर मैं सेकंड वाले कार्बन के लिए बात करता हूं तो एक तो Cl है, दिख रहा है आपको, एक CH3 है। देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में जब कभी भी हम देखते हैं कि हमारे पास में कंपाउंड में एटम की वैलेंसी इनकंप्लीट है, इसका मतलब है रेस्ट ऑल द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। अब आप बोलोगे सर आपने पहले वाले एटम के लिए बात नहीं की। बच्चों मैंने अभी क्या बोला था आपको कि अगर मुझे किसी भी स्ट्रक्चर में CH3 या CH2 दिख जाए, किसी कार्बन में 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो वो कभी भी कायरल नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 वहां पर आइडेंटिकल एटम आ गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि हम ये जो पहला CH3 है या जो फोर्थ में जो CH3 है उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो हमें पता है क्लियरली कि अकायरल है। लेकिन जो सेकंड एटम है हमारे पास, उस सेकंड एटम में एक मिथाइल है, एक Cl है, और एक यहां नहीं दिख रहा है लेकिन हाइड्रोजन होता है, जो कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम मेंशन नहीं करते। और उसके बाद जो अगला है उसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, CH Cl CH3। अब आप यहां देखेंगे कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये भी डिफरेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सेकंड वाला कार्बन है, मैं इसको एस्ट्रिक साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो जब भी अब कायरल एटम होगा उसके लिए हम लोग एस्ट्रिक यूज करते जाएंगे। तो जो हमारे पास में सेकंड कार्बन एटम है, दिस सेकंड कार्बन एटम इज कायरल एटम। तो सेकंड कार्बन एटम जो हमारा है वो कायरल है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले एटम पे आता हूं,
तो थर्ड वाले एटम पर देखें, एक मिथाइल है जो साइड हमने लिखा है, एक Cl है, एक वैलेंसी नहीं दिख रही है तो हाइड्रोजन, और जो एक वैलेंसी है दैट विल बी CH Cl CH3। तो बच्चों चारों वैलेंसीज यहां पर भी एक दूसरे से अलग हैं। अब अगर मान लीजिए चारों वैलेंसीज एक दूसरे से अलग है तो ये भी कायरल होगा। तो आप में से काफी लोगों ने आंसर दिया था कि पहले वाले एग्जांपल में कायरल एटम की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो वो 2 कायरल एटम अपन को मिल गए बच्चों। अब अगर मान लीजिए हम सेकंड वाले पे आते हैं तो सेकंड वाले में क्या होगा, देखिए मुझे किन किन की बातें नहीं करना है, मुझे यहां पर बातें नहीं करना है, यहां बातें नहीं करना, यहां नहीं करना, यहां नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है बातें, क्योंकि अभी हमने बोला था अगर कहीं पर CH3 या CH2 लिखा हुआ है तो वो कायरल होता ही नहीं है, तो ये तो 4 हमारे कायरल हो ही नहीं सकते बच्चों। अब हमारे पास में जो बचते हैं वो बचते हैं यहां पर और यहां पर। तो अगर मान लीजिए हम इस कार्बन को लेकर के थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए हम पहले वाले कार्बन की बात करते हैं तो देखिए Cl, क्योंकि आपको 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो फोर्थ होगा वो आपका हाइड्रोजन होगा। ये आपने हाइड्रोजन ले लिया, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हो गए, लेकिन हमें तो कितने डिफरेंट चाहिए बच्चों, हमें टोटल 4 डिफरेंट चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब अगर मान लीजिए हम इनको लेकर के आगे बढ़े तो देखिए यहां पर क्या होगा, सेकंड नंबर पे CH2, फर्स्ट कार्बन से अटैच कौन है, 6 कार्बन, यहां पर भी होगा CH2, दोनों आइडेंटिकल आ गए बच्चों। यहां पे आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी CH2 जो सेकंड से थर्ड है, यहां पे आते हैं, यहां पर भी CH2, ये भी आइडेंटिकल है, और थर्ड और फिफ्थ दोनों जाकर के कहां पे मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं फोर्थ कार्बन पे। तो अगर कोई कॉमन कार्बन पे चला जाता है तो कंपैरिजन खत्म हो गया। इसका मतलब ये साइड और ये साइड आइडेंटिकल है। अगर ये आइडेंटिकल है बच्चों तो क्या बोलूंगा मैं, दिस कार्बन इज अकायरल, ये अकायरल कार्बन एटम है। और ऐसे ही अगर मान ले मैं फोर्थ वाले की बात करूंगा तो फोर्थ में भी क्या होगा, यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, एक Cl और एक H तो डिफरेंट है लेकिन ये पोर्शन दोनों में फिर कॉमन है, तो ये भी अकायरल। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड एग्जांपल में कायरल एटम की संख्या कितनी हो गई बच्चों, कायरल एटम की संख्या 0 हो गई है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम थर्ड पे आते हैं, अब थर्ड पे सबसे पहले तो हम ये देख लें कि sp3 हाइब्रिडाइज एटम कौन से हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज एटम में दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी है, ये भी है, इधर ये है, और ये दोनों तीनों ये भी हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं CH3 CH3, यहां पर CH2 CH2 CH2, और ये दोनों sp2 हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इनकी तो बात ही नहीं करना है। अब हमारे पास बचते हैं ये 2 एटम। चलिए, क्या हम इस एटम को कायरल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हो, तो देखिए इस एटम पर चारों वैलेंसीज जो सेटिस्फाई होगी हम चारों को लिखते हैं। एक होगा Cl, मेंशन नहीं है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, लेकिन एक हाइड्रोजन होगा, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। इधर जो हमारे पास वैलेंसी है उसमें CH CH3 और CH3, लेकिन बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो रिंग है, तो यार ये दोनों तो एक दूसरे से अलग ही होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर एक अलग ग्रुप है और ये CH पे जो 2 मिथाइल लगे ये डिफरेंट ग्रुप है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहां पर जो रिंग है वो डिफरेंट है, तो ये एटम आपका कायरल होगा। तो दिस इज ए कायरल एटम। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें तो यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पर भी मैं एक हाइड्रोजन लिख सकता हूं। अब देखिए हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। इसके बाद में जब हम रिंग के अंदर चलेंगे तो आप देखिए यहां पर आपके पास में है CH2, लेकिन यहां आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास में है CH।
क्या बोलते हो, CH2 एंड CH आर डिफरेंट, CH2 CH एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब ये भी कायरल एटम हुआ। तो इस स्ट्रक्चर में कितने कायरल है, 2 कायरल एटम है। तो इसका मतलब पहले वाले में 2 कायरल एटम, दूसरे वाले में 0 कायरल एटम, और इसमें 2 कायरल एटम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कायरल एटम को देखने का एक तरीका, हालांकि इसमें अभी हमको एग्जांपल्स और देखना है। और यहां पर हमने जो कायरल एटम से बातें की है, अभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अभी हम सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।